ओके, तो आज हम क्लास 12 जो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में जो विलियन पढ़ रहे थे, उस विलियन में हम लोगों का जो टॉपिक हो चुका था मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। इतने सारे चीज़ें हो चुकी थी, मीन्स मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। ये बेसिक जो टॉपिक था ये हम लोग पढ़ चुके थे, इसकी पूरी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पे आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक न्यूमेरिकल हमने लिखा हुआ है, वो न्यूमेरिकल यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक 15% 15% H2SO4 विलयन की मोलरता और मोललता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, एक 15% H2SO4 विलयन की मोलरता और मोललता बतानी है। इसमें क्या दिया हुआ है, विलयन की डेंसिटी दिया है, सॉल्यूशन का घनत्व दिया हुआ है 1.10 ग्राम सेंटीमीटर पर -3 पावर है, मतलब 1.10 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर ये विलयन का घनत्व दिया हुआ है। ओके, चलिए जो हमने आपको थ्योरी समझाया बिल्कुल उसी से रिलेट करते हुए हम आपको इसका सलूशन समझाते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। एकदम स्टेप वाइज देखिए, और जो थ्योरी आप देखे हैं उसकी हेल्प से हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया है 15% H2SO4 विलयन, ऐसे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 15% H2SO4 विलयन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 15% H2SO4 का विलयन यदि है, 15% H2SO4 विलयन है, इसका मतलब क्या इसका मतलब यदि हम देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है 15%, परसेंट का मतलब पहले भी बताया था, पर मतलब 1 सेंट मतलब 100, 100, यानी कि 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम क्या है, H2SO4 है। 15% H2SO4 का अर्थ है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम विलयन में कितना H2SO4 है भाई, 15 ग्राम क्या है, H2SO4 है। ये बात तो समझ में आ गई आपको, इसका मतलब ये हुआ। अब जरा देखते हैं, अब इसका मतलब ये हो गया कि जो H2SO4 अच्छा सबसे पहले हम विलयन की ही बात कर लें, तो 15 ग्राम H2SO4 है और कुल विलयन कितना है, 100 ग्राम है, यानी कि 15 ग्राम, बाकी क्या है 15 ग्राम के अलावा जो चूँकि 100 ग्राम का विलयन है ना, तो 15 ग्राम ही H2SO4 है, बाकी जो है वो क्या है, वाटर है, जल है। तो H2SO4 की मात्रा कम है, यानी कि विलेय कौन है, सल्यूट कौन है, H2SO4 है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। समझ में आ रहा है ना। तो हम ये जो उसमें पढ़े थे डेफिनेशन में, कितना घुलित विलेय है, विलेय सल्यूट कितना घुला हुआ है विलयन में, तो यहाँ पर विलेय की जगह पे कौन है, H2SO4 है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, अर्थात घुलित विलेय, घुलित विलेय, और ये विलेय कौन है, H2SO4। घुलित विलेय यानी कि घुलित H2SO4 की मात्रा जो आपके न्यूमेरिकल में दिया है वो दिया है 15 ग्राम, राइट। विलयन की मात्रा क्या है, 100 ग्राम का विलयन है, यानी कि विलयन की मात्रा कितना दिया हुआ है, विलयन की मात्रा ये दे दिया है आपको 100 ग्राम। ओके, अच्छा, और क्वेश्चन में विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है, इसका भी यूज आएगा, देखिएगा इसका भी हम यूज लेंगे। कैसे, विलयन का घनत्व, ये जो डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का वो दिया है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है। चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है, विलयन की सॉल्यूशन की मोलरता निकालनी है। अच्छा, विलयन की मोलरता होती क्या है, चलिए मैं पहले फार्मूला लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। क्लैरिटी हो रही है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पर पहले फार्मूला ही लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, विलयन की मोलरता, याद करिए क्या आपको समझाया गया, विलयन की मोलरता, विलयन की
मोलरता। क्या होती है भाई विलयन की मोलरता? याद करिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही पढ़ा है पीछे देखिएगा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, विलेय के मोलों की संख्या। और विलेय कौन है यहाँ पे? H2SO4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, H2SO4 की मोलों की संख्या। अपान में क्या होता है, विलयन का आयतन। और ये विलयन का आयतन किस में चाहिए भाई हमें? लीटर में। तो विलयन का आयतन किस में चाहिए? लीटर में। ये बात समझ में आ गई? ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अब जरा देखते हैं, H2SO4 के मोलों की संख्या निकालते हैं। ध्यान दीजिए, ये H2SO4 की घुलित मात्रा है 15 ग्राम, मोलों की संख्या नहीं है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, जैसे H2SO4 है, हम कैसे मोलों की संख्या निकालेंगे वो जरा देखिए। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए आप। देखिए मोलों की संख्या समझने के लिए हम समझ रहे हैं, क्या निकालें? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार निकालें। तो चलो ऐसे निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है अणुभार, तो 2 × 1 हुआ। समझ में आया? सल्फर है, सल्फर का कितना होता है याद है? सल्फर का होता है 32। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। ओके। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं? 4 मॉलिक्यूल हैं, तो हम 4 लिख लिए। जैसे ऑक्सीजन 4 मॉलिक्यूल हैं तो 4 लिख लिया, इनटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई जरा देख लो। 2 + 32 + 16 4 जा 64। इसको सॉल्व करिए, 2 और 2 4 और 4 8, 6 और 3 9, 98 ग्राम। अब ये जरा समझिए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 98 ग्राम आया ना। तो इसका मतलब हुआ कि यदि H2SO4 98 ग्राम लोगे तो वह 1 मोल कहलाएगा। ध्यान देना, H2SO4 कितना लोगे? 98 ग्राम लें तो वो कितना होगा? 1 मोल होगा। और हमारे पास H2SO4 कितना है? 15 ग्राम है। तो मोलों की संख्या क्या होगी ये हमें निकालना होगा। तो हम ऐसे समझा दें आपको कि किसी भी कंपाउंड का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना मॉलिक्यूलर वेट पे वो मॉलिक्यूल का 1 मोल कहलाएगा। जैसे ये कंपाउंड है H2SO4, तो H2SO4 का यदि हम 98 ग्राम ले लेंगे तो 98 ग्राम H2SO4 का 1 मोल कहलाएगा। समझ में आया? तो ऐसे लिखें, 98 ग्राम H2SO4 = 1 मोल, यही बात हुई ना। तो 15 ग्राम कितना होगा? तो हम 15 में 98 से डिवाइड कर दें। समझ रहे हैं? वैसे तो ऐसे मतलब समझाने के लिए हम कह रहे हैं, सीधे तो ऐसे हम लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे कि विलयन में, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कैसे ये लिख रहे हैं, विलयन में H2SO4 के मोलों की संख्या, यही तो हमें लिखना है, यही तो ऊपर पूछा है। तो कितना है विलयन में H2SO4? 15 है, 15 ग्राम घुला है। और 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 98 ग्राम चाहिए, तो 98 से डिवाइड कर दीजिए, तो जितना ये आएगा वही कितना होगा? 15 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या होगी। कैसे ये 15/98 हुआ है इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, हम यहाँ छोटा सा लिख दे रहे हैं, 98 ग्राम, क्या लिखा? 98 ग्राम H2SO4 क्या होता है? 1 मोल होता है। क्या लिखा? 98 ग्राम H2SO4 क्या होता है? 1 मोल होता है। तो बताओ भाई 1 ग्राम H2SO4 क्या होगा? 1/98 मोल हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कितना है? 15 है, तो 15 ग्राम = 15 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15/98 मोल हो गया कि नहीं हो गया? यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विलयन में H2SO4 के मोलों की संख्या कितनी हो गई? 15/98। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसका डिवीज़न पहले से दे लिए हैं, आप डिवीज़न देंगे तो देख लेंगे।
इसमें जब डिवीजन करेंगे तो 0.153 आ जाएगा, 0.153। मैं पहले से डिवीजन कर रखा था क्योंकि अब यहाँ पे डिवीजन करने में काफ़ी टाइम लगता ना। तो ये चीज़ हो गया, ये लाइन तो आपको समझ में आ गई, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है, राइट है। अब जरा देखो भाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यदि आप देखें तो आयतन कैसे, अभी तो मान लीजिए H2SO4 के मोलों की संख्या मिल गई। अच्छा, जैसे यहाँ पर थोड़े सा आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम पूछें स्टूडेंट की संख्या बताइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो वो स्टूडेंट कितने होंगे, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, ऐसे होंगे, कहीं पे 1.2 स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन मोलों की जो संख्या होती है वो पॉइंट में होती है, आप इसको लेके कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए मोलों की संख्या ये ना ध्यान दीजिएगा जैसे स्टूडेंट की संख्या जो है 1 2 3 4 होती है वैसे मोलों की संख्या भी होगी, नहीं, मोलों की संख्या पॉइंट में हो सकती है, आप समझ गए होंगे कैसे, ठीक है। अब चलो देखो भाई, तो ऊपर की तो वैल्यू हमें मिल गई, हमें विलयन का आयतन चाहिए, सीधे सीधे विलयन का आयतन नहीं दिया है, विलयन का घनत्व दिया है। तो आपने फिजिक्स में एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, आयतन क्या होता है, आयतन के लिए आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ऐसे समझ लीजिए 100 ग्राम विलयन है ना, देखो 100 ग्राम विलयन है, तो यदि 100 ग्राम विलयन का आयतन निकालें, 100 ग्राम विलयन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर किससे है, जो मात्रा है ना, मात्रा बटे घनत्व। मात्रा कितनी है भैया, 100 ग्राम की है। और घनत्व कितना है, घनत्व देखो दिया हुआ है 1.10, तो 1.10, ठीक है। अच्छा जरा इसका यूनिट अब जरा देख लेना, तो 100 क्या है, जरा देखो 100 क्या है, ग्राम है, विलयन की मात्रा 100 किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, राइट, हमने देखो यहाँ पे लिख दिया ग्राम। और घनत्व किस में दिया है, ग्राम सेंटीमीटर पे -3 है, तो इसको ग्राम सेंटीमीटर पे माइनस है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बाई में कर सकते हो ना। अब जरा देखो भाई, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, यानी 100/1.10 की वैल्यू निकाल लो और उसकी यूनिट क्या बचेगी, सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर चला जा रहा है न्यूमरेटर में, ग्राम और ग्राम तो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आयतन आएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, क्यूब सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 100/1.10 सॉल्व करोगे, तो मैं पहले से सॉल्व किया हूँ, ये है 90.91, ये आ रहा है 100/1.10 की वैल्यू 90.91 आ रही है। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे जो आयतन की यूनिट आई है वो किस में आई है, सेंटीमीटर क्यूब में आई है, राइट। और हमारे क्वेश्चन में जो फार्मूला होता है, जो मोलरता की फार्मूला है, उसमें आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो देखो डेरिवेशन जब कराया है तो मैंने कई जगह पे वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदला है, कैसे, 1000 से डिवाइड करके। तो आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन यदि हम निकालें, इसी 100 ग्राम विलयन का आयतन जब लिखेंगे तो ये तो 90.91 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसको जब हम लीटर में बदलेंगे तो 90.91 में किससे भाग दे दें, 1000 से भाग दे दें, तो ये किस में बदल गया भैया, लीटर में बदल गया। और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना हो तो आप ऐसे कर लीजिए, 9091 ऐसे लिख दो, 2 डिजिट पे पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 3 जीरो तो ऑलरेडी है, 2 जीरो और बढ़ा दो तो ये 5 जीरो हो गया, यानी कि नीचे कुल 6 डिजिट हो गया, 1 लाख हो गया। इसको सॉल्व करो तो, और ऊपर कितने 4 डिजिट हैं, नीचे कितने हैं 3 और 3 6 डिजिट हैं। अब डिवीजन करो, पहले क्या दोगे, पॉइंट दोगे, पॉइंट इसको 1 जीरो बढ़ाएगा, 1 जीरो जब बढ़ाएगा तो 5 अंक हो गई, नीचे 6 अंक है, यानी कि 1 जीरो और चाहिए, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ गया। अब ये पूरा हो गया 9091, ये हो गया इतना लीटर। तो अप्रॉक्सीमेट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेट में यदि लिखें तो ये तो जीरो का कोई मतलब नहीं है, 0.09, और ये देखो ये 091 है, तो जीरो के बाद 9 है, वो 5 से अधिक है, हम चाहें तो इन दोनों 91 को हटा दें, क्योंकि जीरो के बाद जो नंबर आया है यदि वो 5 और 5 से बड़ा है तो उसको हटा दो, जीरो को 1 कर दो, और 5 से छोटा है तो फिर जीरो ही रहने दो, इसको हटा दो, तो ये हो गया 91 लीटर। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब आप विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। अब विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी भाई, विलयन की
मोलरता। विलयन की जो मोलरता होगी H2SO4 के मोलों की संख्या, H2SO4 के मोलों की संख्या कितना हमने निकाल लिया 0.153, 0.153, राइट। और विलयन का आयतन लीटर में कितना मिल गया 0.091 मिल गया ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर क्या है, यदि तुम देखो तो 0.153 क्या है, ये तो मोल है, इसकी यूनिट क्या हो गई मोल, और नीचे 0.091 की यूनिट क्या है लीटर। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट क्या होगी मोल बाई लीटर, मोल पर लीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हम तो सॉल्व किए हुए हैं, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 1.68। घर पे आप सॉल्व करिएगा, डिवीजन करिएगा 1.68। यूनिट की बात अभी बताया, ऊपर मोल है तो मोल हो गया, और नीचे क्या है लीटर है तो मोल पर लीटर। ये हो गया विलयन की मोलरता। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसलिए विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता कैसे लिखते हैं 1.68 मोल पर लीटर लिखे हैं ना, तो इस मोल पर लीटर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कैपिटल M लिख दें। मोलर की मोलरता के लिए ये सिंबल दिया जाता है, आपको पता होगा, पढ़ाया भी गया ये, ठीक है। ये तो हमने अभी पढ़ लिया क्या चीज़ मोलरता। अब दूसरा इसमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में मोलरता भी पूछा है मोललता भी पूछा है। अब हम निकालने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं मोललता। मोललता को क्या कहते हो भाई मोलैलिटी, ठीक है ना, और मोलरता को मोलैरिटी कहते हो, ठीक है। तो मोललता कैसे निकालें, मोललता, अच्छा यदि ध्यान दें तो विलयन की मोललता का जो फार्मूला लिखा हुआ था, जो हमने समझाया था, विलयन की मोललता, उस मोललता में ये था, याद करिए, विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर क्या लिखा था विलेय के मोलों की संख्या, अच्छा जी। और विलेय कौन है, अभी ऊपर डिस्कस हुआ था H2SO4 है, तो विलेय के मोलों की संख्या, और ये मोलों की संख्या हम लोगों ने निकाल भी लिया है, विलेय के मोलों की संख्या अपान में क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान में क्या था, वहाँ पर तो विलयन का आयतन था, नीचे इसमें क्या होता है जरा बताएं, इसमें क्या होता है, विलयन नहीं होता है, विलेय ऊपर होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान किसमें किलोग्राम में, तो नीचे क्या हो जाएगा विलायक। अच्छा इस विलयन में कौन है, ये जो क्वेश्चन है इस विलयन में कौन है, H2SO4 है और वाटर है, इस विलयन में कौन है H2SO4 और वाटर का विलयन है। तो ये तो हमारा विलेय हो गया, तो विलायक कौन बचा, विलायक सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन बचा वाटर यानी कि जल, H2O का क्या लिखते हैं द्रव्यमान, ठीक है ना, और ये द्रव्यमान किस यूनिट में होता है किलोग्राम में, है ना। तो ये तो विलयन की मोलरता का फार्मूला है। अब यदि H2SO4 के मोलों की संख्या निकालें तो वो तो भाई हमने पहले ही निकाल लिया है 0.153। H2SO4 के मोलों की संख्या हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, और ये वैल्यू कितनी आ रखी है 0.153 आ रखी है। अगला हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है H2O का मतलब विलायक का द्रव्यमान। विलायक कौन है H2O है। तो ये बताना भाई हमारा जो विलयन है वो कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का विलयन है। 100 ग्राम में कौन कौन है, वाटर भी है और H2SO4 भी है। तो 100 ग्राम विलयन में वाटर प्लस H2SO4, और H2SO4 कितना है 15 ग्राम है। तो 100 ग्राम में से 15 ग्राम माइनस कर लो, जैसे विलयन की मात्रा 100 ग्राम है और इसमें कौन है H2SO4 और वाटर है, तो H2SO4 यदि इसमें से माइनस कर दोगे तो वाटर ही तो बचेगा, और वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे यदि हम ऐसे लिख दें 100 ग्राम विलयन में जल की मात्रा, उपस्थित जल की मात्रा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो जल की मात्रा 100 ग्राम जो विलयन है इसमें वाटर और H2SO4 है, इसमें से H2SO4 कितना है 15 ग्राम है, उस 15 ग्राम को घटा दो, तो जब 15 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 85,
ये 85 ग्राम कौन है? जल है। तो ये 85 ग्राम क्या हो गया? जल हो गया। अब इसको हम इसलिए फिर से यहाँ लिख रहे हैं कि हमें जो विलायक H2O का द्रव्यमान चाहिए वो किस में चाहिए? किलोग्राम में, और ये किस में है? ग्राम में है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से भाग दो, 1000 से हमने इसमें क्या किया? भाग दे दिया, तो ये किलोग्राम बदल गया। अब कैसे करोगे? पॉइंट दोगे तो एक जीरो आएगा, 850 अभी कम पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाओ, अब 8500 हो जाएगा, अब इतना हो गया 0.085 किलोग्राम। ये हो गया हमारा जल की मात्रा, वाटर की मात्रा। अब हम विलयन की मोललता निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। देखो विलयन की मोललता, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता क्या होगी? H2SO4 के मोलों की संख्या कितना है भाई? 0.153 है। फिर जल की मात्रा कितनी है? 0.085 है, यही तो है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम सॉल्व किए हुए हैं, ये आ रहा है 1.8। और ज़रा देखो ऊपर क्या है? मोल है। ये 0.153 क्या है? मोलों की संख्या है। तो ये हो गया, ऊपर जो हो गया ये वाला मोल हो गया, और पर ये किस में है? किलोग्राम में है, तो मोल प्रति किलोग्राम, ये इकाई हुई कि नहीं। और इसी मोलरता को मोल प्रति किलोग्राम न लिख करके स्मॉल m लिख दो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा मोल पर लीटर की जगह पे कैपिटल M लिख दो, वैसे मोल पर किलोग्राम की जगह पे स्मॉल m लिख दो, मोललता जिसको कहते हो। इसलिए विलयन की मोललता कितनी हम लिख सकते हैं? 1.8 स्मॉल m लिख दो। इस स्मॉल m का मतलब मोल पर किलोग्राम हो गया। तो इस क्वेश्चन में मोलरता और मोललता हमें मिल गई। मोलरता कितनी आई भाई? 1.68 m आई है, देखो। और विलयन की मोललता कितनी आई है? 1.8 m आई है, राइट। तो ये न्यूमेरिकल एक है, इसका पिक्स ले लो और समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। एक पिक्स यहाँ से ले लो, इसी पर तो सब आ ही जा रहा है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है, 25% एथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है, राइट। तो क्या है? प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना करनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। और यदि आप देखें तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया भी हुआ है इस साल, इसी साल बोर्ड में आया हुआ है। अब ज़रा देखें, इसमें थोड़ा सा पहले समझ लें कि जैसे विलयन में घटक क्या है? न्यूनतम 2 घटक होते हैं। विलयन में 2 से अधिक घटक भी होते हैं। जब विलयन का इंट्रोडक्शन बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि विलयन में घटक 2 से अधिक भी हो सकते हैं। बस हम लोग जनरली जो स्टडी करते हैं 2 घटक वाले विलयन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखें, जैसे 25% वाटर, 25% एथेनॉल और 50% एसिटिक अम्ल है। यदि इन सभी को जोड़ दे तो 100 आ जा रहा है। यानी कि विलयन की कुल मात्रा हम क्या मान लें यहाँ पे, इसको हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ज़रा देखना। विलयन की कुल मात्रा कितनी मान लें? 100 ग्राम, ठीक है ना। विलयन की कुल मात्रा ये हमने मान लिया 100 ग्राम, ये हो गई विलयन की कुल मात्रा, ठीक है। अब इसमें क्या है? जल कितना है? जल की मात्रा यदि आप देखें इस क्वेश्चन में, जल की मात्रा आप क्या कहेंगे? 25% है, यानी कि 25 ग्राम है, राइट। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है भाई? C2H5OH। इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा भी 25 ग्राम। और क्या है तीसरा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। इसकी मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। ये बातें समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है। अब हमें क्या है कि हमें मोल, जैसे मोल फ्रैक्शन पढ़िए। मोल फ्रैक्शन में क्या लिखा था? किसी भी घटक का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो
तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या बटे क्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। यही तो पढ़ा है ना। यानी कि हमें सभी, क्योंकि सभी का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के भी मोलों की संख्या चाहिए, एथेनॉल और एसिटिक एसिड सभी के मोलों की संख्या चाहिए। और मोलों की संख्या जरा याद करिए, मैंने बताया था जल 25 ग्राम ही है ना, तो मोलों की संख्या कितनी होगी, जितनी मात्रा ये है उसमें इसके मॉलिक्यूलर वेट अणु भार से भाग दोगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो जल का अणु भार निकालें हम। ओके, हम क्या निकालें, जल H2O का अणु भार, क्योंकि जब अणु भार पता रहेगा तभी मोलों की संख्या पता रहेगी। तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 ग्राम। यही तो मैं समझाया। अब वाटर का यदि 18 ग्राम लोगे तो 1 मोल होगा, 25 ग्राम है तो 1 से ज़्यादा मोल होगा। ठीक है, यहीं पर हम सभी का हम अणु भार निकाल लें, क्योंकि सभी के मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, सभी के मोलों की संख्या चाहिए ना। अब एथेनॉल का जरा देख लो भाई, एथेनॉल C2H5OH का अणु भार, इसका निकाल लो। तो कार्बन 2 मॉलिक्यूल है तो 2 गुणे कार्बन का कितना 12 होता है। फिर हाइड्रोजन कितना है C2H5OH, तो 5 मॉलिक्यूल यहाँ है और 1 मॉलिक्यूल यहाँ है, 6 मॉलिक्यूल है तो 6 × 1 कर लो। प्लस ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 24 और 6 30 और 16 46 46, ये कितना हो गया 46 ग्राम हो गया। और फिर कौन बच गया, एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका हम अणु भार निकाल लें। इसका जब अणु भार निकालेंगे तो जरा देखो, कार्बन का 12 होता है, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन है तो 2 × 12। हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × 1 हाइड्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16। ओके, तो ये कितना हो गया 24 और 4 28, 28 और 32 60, ये हो गया 60 ग्राम। मतलब अब क्या समझोगे, यदि ये एसिटिक एसिड है तो इसका 60 ग्राम लोगे तो एसिटिक एसिड का 1 मोल होगा। एथेनॉल है, एथेनॉल का 46 ग्राम लोगे तो 1 मोल होगा। वाटर है, वाटर का 18 ग्राम लेना होगा तब जाके 1 मोल होगा। तो हमारे पास क्या है, अब यदि हम जल के मोलों की संख्या निकालें, विलयन में जल के मोलों की संख्या निकालें, जल के मोलों की संख्या, तो जल के मोलों की संख्या हम इसको क्या है, नंबर है ना तो N1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या क्या होगी, कितना मोल होगा, तो जितना घुला है, जैसे 25 ग्राम घुला है, उसमें जितना घुला है उसमें उसकी मॉलिक्यूलर वेट अणु भार से भाग दे दीजिए। तो अणु भार कितना है 18, इससे डिवीजन कर दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा, इसको जब डिवीजन करेंगे तो 1.39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.39। यानी कि यदि 25 ग्राम वाटर घुला है इस सोल्यूशन में तो उसके मोल कितने हैं 1.39 है। अब जल के बाद हम फिर चाहें तो इसका निकाल लें, सभी का चाहिए ना, एथेनॉल C2H, ये एथेनॉल यानी कि C2H5OH के मोलों की संख्या, इसको N2 मान लेते हैं। तो कितना ग्राम ये घुला हुआ है, ये भी 25 ग्राम घुला है तो 25 ग्राम है और इसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है भैया 46 है। अब ये जितना होगा ये मोल हो जाएगा, इसको जब भाग हम देंगे डिवीजन करेंगे तो ये 0.54 हो जाएगा। राइट, ओके, देखिए 25 ग्राम ये भी मिला हुआ है लेकिन इसके मोल कम हो गए। 25 ग्राम H2O भी है लेकिन इसके मोल देखो 1 से ज़्यादा हैं, इसके मोल 1 से कम है, क्योंकि मोलों की संख्या किस पर डिपेंड करती है, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। फिर किसका हम निकाल लें मोल, एसिटिक एसिड CH3COOH के मोलों की संख्या,
N3 कर लें तो ये कितना ग्राम घुला है भाई 50 ग्राम, और इसके मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं 60 हैं। इससे हम डिवीजन कर दें, इसको डिवीजन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवीजन कर लीजिए, इसको डिवीजन करने पर आ जाएगा 0.83, कितना 0.83। अब हमें यहाँ पर सभी के मोलों की संख्या पता चल गई है। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा है सभी के मोल, मतलब मोल प्रभाज पूछा है। इस पूरे विलयन में यदि आप देखें तो इस विलयन में 3 घटक हैं, एक तो घटक जल है, दूसरा घटक एथेनॉल है, तीसरा घटक एसिटिक एसिड है, और सभी के मोलों की संख्या, सभी का मोल प्रभाज पूछा है। तो यदि हम जल का, पहले तो ये देख लें विलयन में कुल मोल कितने हैं, क्योंकि फार्मूला में अपान में क्या आएगा, कुल मोलों की संख्या। तो अब हम निकाल लें विलयन में कुल मोलों की संख्या, राइट। कुल मोलों की संख्या निकालोगे तो सभी को ऐड करिए, 1.39, 0.54 और 0.83, सभी को ऐड किया। जब ऐड करेंगे इसको तो ये आ जा रहा है 9 4 13 3 16, 1 कैरी, 8 1 9, 9 5 14, 14 3 17, 1 2, 2.76 आ गया। अब जरा देखो, बस हो गया। जल का मोल प्रभाज, यही ना पूछा है, जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज क्या होगा भाई, जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। क्या फार्मूला होगा, जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या विलयन में जल के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। यही तो फार्मूला है ना। तो जल के मोलों की संख्या कितना आपने निकाल रखा, 1.39, और विलयन में कुल कितने मोल हैं 2.76। इसी को सॉल्व कर देंगे और इसको हम सॉल्व किए हुए हैं, ये जो आ जाता है 0.503, कितना आ गया, ये जल का मोल प्रभाज हो गया। इसी तरह से ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH का मोल प्रभाज, इसका यदि मोल प्रभाज निकालना है तो इसके मोलों की संख्या, एथेनॉल के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, और इसके मोलों की संख्या कितनी है भाई 0.54 है, और कुल मोलों की संख्या कितनी है 2.76 है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.196, राइट। ये एथेनॉल का हो गया। अब हम किसका निकाल लें, एसिटिक अम्ल का निकाल लें। एसिटिक अम्ल, क्या है, CH3COOH का मोल प्रभाज। इसका मोल प्रभाज क्या होगा भाई, इसके C2H5OH के CH3COOH के मोलों की संख्या कितनी है 0.83, और कुल मोलों की संख्या क्या है 2.76। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.301, ये हो गया। तो ये तीनों के हमें क्या मिल गया, मोल प्रभाज मिल गए, ठीक है। तो आज हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है वो, आज जो हमने देखा है वो न्यूमेरिकल देखा है, किस पर, केवल मोलरता और किस पर था, एक मोल फ्रैक्शन पर। 3 क्वेश्चन ऐसे हम लोगों ने देखा है। इसको सॉल्व करिएगा। एक लेक्चर और न्यूमेरिकल का होगा जिसमें नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब चीज़ें रहेंगी। ओके।